प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए और करने की कोशिश करिए। प्रश्न क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा इस प्रश्न को करा कैसे जाएगा। 3.5 है की पावर 12 है, 3.5 की पावर 12 है, 2.7 की पावर आपको 10 दिया है और 10 की पावर 25 दिया है। इसने पूछा है कि रूढ़ गुणनखंडों की संख्या, रूढ़ मतलब बेसिकली अभाज्य, रूढ़ मतलब बात ये कर रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की। हम इसको देखिए कैसे मैनेज करते हैं, आप लोग जानते हैं जो इंडिसेस के बेसिक रूल है वो ध्यान देने चाहिए हम लोग को, उसी पर अप्लाई करते हुए चलेंगे। आप इसको लिख सकते हैं 35/10 की पावर 2 गुणे इसको लिख सकते हैं 27/10 की पावर 2 और इसको तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 2 पावर 25। अब यहाँ पे पावर 2 नहीं है, पावर 12 है, यहाँ पे पावर 10 है। कुछ बातें दिमाग में रखिएगा, जैसे कि अगर a बटा b की पावर n है, कहीं पे दिमाग में रख लीजिए, a बटा b की पावर n है तो कंफर्म है a की पावर n है और b की पावर भी n है। कहीं पर a इंटू b की पावर n है, इसका मतलब भी a की पावर n है इंटू b की पावर n है। ये बातें आप लोग को इंडिसेस में आमतौर पर सबको पता होगी। हाँ, इस 35 को आप 5 गुणे 7 लिख सकते हैं और इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि पावर हम लोग 12 लिख सकते हैं। गुणे 27 को आप 3 की पावर, यहाँ पर 3 होगा, 27 मतलब 3 की पावर 3 होगा, तो 3 की पावर 3 ही लिख दीजिए और इसको भी 2 गुणे 5 की पावर होल कितना है 10 है। गुणे यहाँ पर 2 की पावर 25 होगा, गुणे 5 की पावर 25 होगा। इतना कुछ अभी तक मेंशन्ड है। अब इसको आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। जैसे 5 तो खत्म हो रहा है, 7 की पावर ऊपर 12 है, नीचे 2 की पावर 12 होगा, गुणे 3 की पावर 30 होगा और यह भी 2 की पावर 10 गुणे 5 की पावर 10 होगा, गुणे 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 25 है। अब आप एक चीज बताओ, ऊपर नीचे अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है। कैसे घट जाती है देखिए ध्यान से। जैसे हम बात करें यहाँ पर 7 की पावर 12 को तो रहने देते क्योंकि इसके साथ किसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पर 2 की पावर 25 है। अब देखिए 2 की पावर अगर देखा जाए तो 12 10 22 है, 12 10 क्या है 22 है और यहाँ 25 है, तो इससे खत्म होकर 2 की पावर केवल 3 बचेगा, 2 की पावर 3। 5 की पावर 10 है, 5 की पावर 10 है, तो 10 अगर जाएगा तो 5 की पावर केवल 15 हो जाएगा, 5 की पावर 15। अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है, 15 12 27, 27 3 30, 30 30 60। तो मतलब अगर देखा जाए तो कुल 60 टर्म अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर रूढ़ गुणनखंडों की संख्या आपकी 60 हो जाएगी। कटने पिटने के बाद देखो 7 की पावर केवल 12 बच रहा है, लिख देते हैं। 3 की पावर केवल 30 बच रहा, लिख देते हैं। 2 की पावर केवल 3 बच रहा है, लिख देते हैं और 5 की पावर केवल 15 बचेगा, लिख देते हैं। जोड़िए इनको 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 सभी पावर को, तो 12 15 27 3 30, 30 30 60 हो गया। 60 को मैंने लॉक कर दिया, बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सॉल्यूशन है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। यदि दो अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का, अब इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं सब लोग, यहाँ पर करने की कोशिश करिएगा। दो अंकों की कोई संख्या अपने अंकों की योग का के गुना है। हाँ, दो अंकों की कोई संख्या अपने अंकों की योग का के गुना है, ठीक। हाँ हाँ, इसके बाद देखिए, तो अंकों का स्थान पलटकर बनने वाली संख्या अपने अंकों के योग का कितना गुना होगी, किसका उत्तर आएगा। प्लीज बताते जो कर सके इस प्रश्न का हल बता दे हमें। मैंने कहा भाई दो अंकों की कोई संख्या ले लो, अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ले लिया 36, दो अंक की संख्या ले लिया। अब इसके अंकों का योग करिए तो कितना होगा 9। अब ये कितना गुना है बताइए, 4 गुना है। अभी ये कितना गुना है 4, इसी 4 को के मान लीजिए। अब अगर हम अंकों को पलट दें तो 36 हो जाएगा 63। अंकों का योग करके देखिए तो 9 ही होगा, 9 सते 63। भाई अंकों का योग तो बराबर ही होगा ना हर स्थिति में, चाहे यहां पर देखो चाहे यहां पर देखो, तो ये आया 7। अगर हम 7 और इसके बीच के फर्क की बात करें तो 9, अगर हम मान लो जैसे यहां पर देखो इसको हम के माने हैं, क्या 9 में से के घटकर 7 है? नहीं। क्या 10 में से 9 4 घट करके यहाँ पर 7 है? नहीं। क्या 11 में से के घटकर 11 में से 4 घटकर 7 है? हाँ बिल्कुल। इस 7 को पाने के लिए इस के में के को 11 से घटा दो, अर्थात 11 में से अगर हम 4 घटा दे तो 7 मिलेगा। तो के की जगह पर आप 4 की जगह पर के लिख सकते हैं। तो कहते हैं का मतलब इस हर स्थिति में 11 माइनस क्या होगा, के होगा। यह केवल इसी पर अप्लाइड नहीं होगा, ये किसी भी संख्या पर अप्लाइड होगा। चाहे जिस संख्या को आप देख लीजिए, अगर उसके अंकों के जोड़ से हम उस संख्या को कंपेयर करें पहले,
मान लो हमने देखा कि हमारी जो संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना थी, संख्या के अंकों को बदल दिया, अभी भी अंक तो वही रहेगा, योग वही रहेगा। अब ये कितना गुना हो गई? 7। अगर मैं 11 में से 4 घटा दूं, देखो 7 मिलेगा। कुछ और नंबर भी लेके हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पर आपको मैं देख रहा हूं 42 है। 42 के अंकों को जोड़िए 6, 6 सते कितना होगा? 42, 7 गुना हो गया। अब इसको पलट दीजिए तो कितना हो गया? 24। 24 अंकों का जोड़ तो वही रहेगा, 6 चौके 24, 4 गुना हुआ। इसका अर्थ है कि अगर 11 में से 7 घटाएंगे तभी तो 4 मिलेगा। तो 11 में से के घटाने पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा, जो कि आपने यहाँ पर सी ऑप्शन में देखा। तो हर प्रकार के नंबर में यह कंडीशन अप्लाइड होगी। मेरे कहने का सेंस यही है, और आप इस वर्डिंग को नोट कर लो। अगर किसी दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का के गुना है, तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त मान अंकों के योग का 11 माइनस के गुना होगी। प्लीज नोट दिस पॉइंट। यह प्रोसेस, यह पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। हमारे सामने हो गया दूसरा नंबर। अब हम दूसरे के बाद बढ़ रहे हैं तीसरे नंबर पर। आइए तीसरा प्रश्न ध्यान से देखा जाए। तीसरा नंबर ध्यान से देखो, एक बड़ा सा लंबा चौड़ा एक थ्योरी की तरह कहानी दिया गया प्रश्न है। एक पार्टी में प्रत्येक 2 अतिथि द्वारा चावल की एक प्लेट प्रयोग में लाई गई। 2 अतिथि मिलकर एक प्लेट शेयर किए, मतलब एक प्लेट ले लिए, बराबर बराबर थोड़ा थोड़ा बांट लिए। मतलब चावल की स्थिति देखो क्या हो गई। चावल मतलब एक प्लेट दो लोगों में बटी, एक प्लेट दो लोगों में बटी। प्रत्येक 3 अतिथि द्वारा दाल की एक प्लेट का प्रयोग किया गया। दाल का प्रयोग ऐसे हुआ कि एक दाल का प्लेट आया तो उसको 3 लोगों ने मिलकर के शेयर किया। इसके बाद तथा प्रत्येक 4 अतिथि द्वारा एक प्लेट प्रयोग की गई, तथा प्रत्येक 4 अतिथि द्वारा, मतलब ये लाइन फालतू में लिखा है, एक प्लेट पनीर की प्रयोग की गई। पनीर की सब्जी जो होती है बेसिकली उसका है। तो यहाँ पर पनीर की सब्जी जो है उसके एक प्लेट को 4 लोगों में बांटा गया। मेरी बात समझे? चावल के एक प्लेट को 2 लोगों में बांटा गया, दाल के एक प्लेट को 3 लोगों में बांटा गया। पनीर की सब्जी थोड़ी कॉस्टली होती है, तो पनीर की सब्जी को एक प्लेट को 4 लोगों में बांटा गया। अब यहां पर इसने कहा कि यदि कुल 65 प्लेटें प्रयुक्त हुई, तो आप सबको जोड़िए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 12 एलसीएम होगा। 6 हुआ, 3 चौके 12, 4 तिया 12, अर्थात ये देखो तो हो जाएगा 6 4 10 3 13/12। ये बराबर 65 है। तो यहां पर हमसे पूछा तो अतिथियों की कुल संख्या बता दो। 13 पचे 65, 12 पंचे 60। अतिथियों की कुल संख्या कितनी हो गई बताइए? 60 हो गई। मतलब टोटल की बात करो तो अतिथि कुल हो गए 60। तो इस प्रश्न का हल आपके सामने 60 है। राइट सोल्यूशन आपने देखा कि, और इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन को हम सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। इसको बताइए आप लोग। एक कोण है जो कि 3 पाई/5 रेडियन है। अब कोण के मेजरमेंट को आप अलग अलग प्रकार से यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जानते हैं। जैसे हम डिग्री में कोण का मेजरमेंट करते हैं, और हम रेडियन में करते हैं। किसमें करते हैं? रेडियन में करते हैं। हम एक तरीका जानते हैं, एक प्रोसेस जानते हैं कि अगर हम 180 डिग्री लें तो वह 1 पाई मतलब 1 रेडियन के बराबर होता है। इसका सेंस है कि अगर 1 डिग्री की बात होगी तो पाई/180 होगा। मतलब मेरे कहने का सेंस हो गया कि जब भी कभी हमको डिग्री को रेडियन में लिखना होगा, रेडियन में लिखना होगा, तो हम पाई/180 से गुणा करेंगे। पाई/180 से गुणा करेंगे। जरूरत पड़ी अगर रेडियन से डिग्री में, 180/पाई मतलब उल्टा करेंगे, इससे गुणा करेंगे। ये पैटर्न नोट कर लीजिएगा। आपको ये रेडियन दिया गया है, इस रेडियन को डिग्री में लिखना है, तो 3 पाई/5 है। मैंने कहा 180/पाई, 180/पाई, पाई पाई से कटा, 5 36 बार, 36 को 3 से गुणा कर दीजिए, 108 डिग्री हो जाएगा। 3 पाई/रेडियन को हम अंश में लिखेंगे तो 180/पाई से गुणा करेंगे, तो फाइनली उत्तर 108 डिग्री होगा। और इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकते हैं। करेक्ट हल आपने बताया। पांचवा देखिए। आइए इस प्रश्न को हल किया जाए। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, कितने लोग कर पा रहे हैं इस प्रश्न को। कहा है x प्लस 1/x बराबर -2। हमसे पूछा x की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/2x की पावर, इसको कितने लोग कर सकते हैं मैं कमेंट देखना चाहता हूं। x की पावर 2n प्लस 1, इसका मान हम लोग को बताना है। यहां पर क्या आपको x कुछ समझ में आ रहा है कि x क्या ले लिया जाए जिससे कि ये -2 आए? x का मतलब अगर हम -1 ले लेते हैं तो आप देखो ये -1 होगा, प्लस 1/-1 होगा, फिलहाल -1 -1 -2 हो जाएगा।
तो क्या x की जगह पे -1 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। x की जगह पर अगर आप -1 पुट कर सकते हैं, तो हम यहां पर इस टर्म को क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, -1 की पावर 2n+1 ये लिखेंगे। दूसरा, इसमें भी लिखा जाएगा 1 अपान -1 की पावर 2n+1। अब मुझे एक बात आप लोग बताइए, 2n क्या, n क्या है? n के बारे में इसने कहा n एक धन पूर्णांक है। कोई भी एक धन पूर्णांक है n, अगर आप इसको 2 से गुणा करते हैं तो तुरंत वह क्या हो जाता है? एक सम संख्या हो जाती है। अगर किसी भी धन पूर्णांक में आप 2 से गुणा कर दो, वह सम हो गया। लेकिन सम में अगर 1 जोड़ दो तो वह विषम हो गया। क्या हो गया? विषम। अर्थात यह भी एक विषम है और यह भी एक विषम है। और एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि -1 की पावर अगर कोई विषम है, ऑड है, तो जीवन में +1 नहीं होगा, हमेशा -1 ही होगा। -1 की पावर अगर एक सम है, तो हमेशा यह +1 होगा, ये आप जानते होंगे। तो यहां भी आप देख रहे हैं -1 की पावर एक विषम है, तो भी -1 होगा। यहां भी आप देख रहे हो कि -1 की पावर एक विषम है, तो 1 अपान -1 अर्थात ये भी -1 होगा। तो -1 सही उत्तर आपके इस प्रश्न का क्या होगा? -2 होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। यहां से पहले मैंने x का मान सोचा कि -1 होना चाहिए, करेक्ट है। मैंने -1 की पावर यहां पर रखा इसको, यहां पर रखा इसको। मैंने जब चेक किया कि हमारे पास n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो सम संख्या बनती है। सम में अगर 1 जोड़ते हैं तो विषम होता है। -1 की पावर विषम हमेशा विषम होने पर हमेशा -1 आता है। ये भी -1 हुआ, ये भी -1 हुआ। -1 एडिंग विथ -1 ऑलवेज गिव्स यू -2। तो सी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन है। इस 5वें प्रश्न का एक अच्छे प्रश्न का हल आपने किया है। अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं, अगला हमारे सामने है। थोड़ा मैं इसको लिखूंगा तो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। 1.7 है, 1.7 है, प्लस 0.3 है, इंटू 0.3 है, माइनस 0.51 है, डिवाइड बाई 1.7 है, 1.7 है, 1.7 है, समझने वाले समझ गए होंगे। 0.3 है, 0.3 है, 0.3 है, गुड़े 5 किलोग्राम 600 ग्राम है। हाँ, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। 2 किलोग्राम 800 ग्राम है। थोड़ा सा प्रश्न को अगर टिपिकल करना होता ना, तो उत्तर में फिलहाल लिया है। देखिए, अब आप मुझे बताएं कमेंट करके उत्तर क्या होगा। कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए। जैसे इसको देखो तो a क्यूब है, इसको देखिए b क्यूब है, यहाँ पे देखो तो a वर्ग है, यहाँ पे देखे तो b वर्ग है, यहाँ पर अगर सोचो तो माइनस ab है। मतलब कंफर्म हो चुका कि a क्यूब प्लस b क्यूब होता ही है a प्लस b, और a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस ab, अर्थात यह इससे खत्म हो जाएगा। इससे जब खत्म होगा तो सीधा सीधा नीचे बचेगा 1 अपान a प्लस बी। तो 1 अपान a प्लस बी अगर आप सोच रहे हैं तो 1 अपान 1.7 प्लस 0.3 गिव्स यू 2। क्या देगा? 2 देगा। आगे बढ़िए। 5 किलोग्राम 600 ग्राम 5600 हो जाएगा। 2 किलोग्राम 800 ग्राम 2800, मतलब 5600 और 2800। ग्राम जितने लोग बता रहे हैं पहले ग्राम हटा दें। कोई ना ग्राम होगा ना किलोग्राम होगा, कोई ग्राम किलोग्राम ना होके 28 दूना 56, 2 से कटेगा। ओनली 1 इज द राइट सोल्यूशन, बी ऑप्शन। आप 1 ग्राम लगा दो, 1-2 ग्राम लगा दो, ग्राम लगाते ही खत्म हो गया उत्तर। क्योंकि कभी भी रेशियो भाई किलोग्राम किलोग्राम से जाएगा, ग्राम ग्राम से जाएगा। ग्राम ग्राम किलोग्राम किलोग्राम रेशियो बनकर खत्म हो जाते हैं। जब भी रेशियो बनता है, रेशियो तुरंत पहले तो यूनिट खत्म करता है, अगर यूनिट सेम नेचर के हैं। तो आपको उत्तर देखिए, यहाँ पर इसने कंफ्यूज किया इसने। और मैं आपको बताऊं, हम थोड़ा सा गलती किए। अगर मुझे करवाना होता तो पहले मैं इसको लिखता, फिर इसको नीचे लिखता। तो आप क्या करते पता है? आप तुरंत इसको एक को जो है 1 ग्राम लगा के आते। जो लोग उस समय लगा रहे हैं, यही गलती करके आएंगे। तो छठे प्रश्न की इस तरह की गलती से बचिएगा। एक इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन उत्तर बताइएगा। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट। आइए इस प्रश्न पर दिमाग लगाइए सभी लोग, दिमाग जरूर लगाइए। दिमाग लगाने के लिए चश्मा लगाइए, हाँ। दिमाग लगाने के लिए ऐसे पकड़ के बैठ जाइए, कैसे भी करके दिमाग लगाओ भाई। एक वृत्त है, देखिए साफ साफ आपको एक वृत्त नजर आ रहा है, बढ़िया बना हुआ फिगर एक है। दो स्पर्श रेखाएं किसी एक बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, मिलती नजर आई, 50 डिग्री का कोण बनाई। कुछ बातें दिमाग में रख लीजिएगा, उन बातों के आधार पे ही इन प्रश्न का हल किया जा सकता है। पहले आप देख लो करना क्या है। दिए गए चित्र में हमें QSR फाइंड करना है। QSR मतलब दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट। ये देखो, अगर आप समझ रहे हैं तो ए एंगल हमको फाइंड करना है, क्योंकि यह Q दिख रहा है, यह S दिख रहा है और ये R दिख रहा है। यही फाइंड करना भैया। कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। हाँ, चलिए। अगर एक वृत्त है, वृत्त का सेंटर है,
किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं। तो पहली बातें कि सेंटर से स्पर्श बिंदु पर बना कोण सदैव समकोण होता है, ये समकोण होता है। दूसरी बात, ये जो दोनों लेंथ होती है हमेशा बराबर होती है। बराबर भी होने के कई रीजन है, कारण बताया गया है कि इसका रीजन क्या है, दो कॉन्ग्रुएंट त्रिभुजों में बढ़ जाता है, ये भी बताया गया है। अब यहाँ पर स्थिति एक और बनती है, देखो यह कोण इसके बराबर होता है, यह कोण इसके बराबर होता है, और साथ साथ सुनिए, ये दोनों का सम 180 अंश के बराबर, मतलब इसको अगर अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, तो अल्फा प्लस बीटा 180 अंश हो जाता है। क्यों, देखिए ये 90 है, ये भी 90 है, ये चतुर्भुज बन रहा है, चक्री नहीं चतुर्भुज। 90 90 180 अगर 360 से निकाल दे तो बेसिकली ऐसे भी हो जाएगा। सर्वांग समता से भी आप इसको जो है निर्धारित कर सकते हैं। अर्थात ये 50 है, तो ये कंफर्म हो गया क्या है, ये आपका 130 है। अब चलो अभी ये पता चला, मुझे फाइन इसको करना है, इसको करना है। इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट बताया गया होगा आपको। अगर कोई वृत्त है, वृत्त की सतह पर दो बिंदु हैं, तो बिंदुओं द्वारा केंद्र पर बना कोण सतह पर बने कोण का दूना होता है। अर्थात अगर यह 130 है तो कन्फर्म यह 65 है। तो मतलब आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा उत्तर बता दे 65, जो कि आपको दिया है बी ऑप्शन में। आइए, जिसके लिए सबको इंतजार रहता है, हमेशा इस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न जो है आपको करने की आवश्यकता है 8 से 12 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो। बिना ध्यानपूर्वक तो बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पर कुछ बातें हैं, मैं यहीं पर फिगर बताना चाहूंगा, और थोड़ा सा मैं बोर्ड पर चल करके इसको हल भी कर लूंगा। कंसंट्रेट होकर केवल देखना, प्रश्न बहुत बढ़िया है, प्रश्न अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूं तो मान लो इसको। एक ही स्कूल के 6 अलग अलग प्रभागों में कक्षा 9 के विद्यार्थियों की संख्या सीरीज है। देखो जैसे यहाँ पर जो ये आंकड़ा है ये 72 है, यहाँ पर जो है 66 है, यहाँ पर जो है 54, इसको देख के मैं लिख रहा हूँ 81 है। मतलब टोटल बच्चे ये इतने 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 यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है। लड़के और लड़कियों की संख्या का, लड़कियों तथा लड़कों, मतलब पहले लड़कियां फिर लड़के हैं, उनकी संख्या का अनुपात दिया गया है। हमारे पास दो प्रभाग हैं, जैसे ए है, ए में लड़के हैं और लड़कियां हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कंफर्म आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट बता दूं सारी बातें। जैसे हमने कहा कि हमारे पास प्रभाग पहले क्या है, ए है, समझते जाइएगा। ए में देखिए लड़कियां हैं और लड़के हैं। ऐसे बी है, लड़कियां हैं और लड़के हैं, पहले लड़कियां। सी है, लड़कियां हैं, लड़कियां हैं और लड़के हैं। डी है, लड़कियां हैं और लड़के हैं। और फाइनली ई है, जिसमें भी लड़कियां हैं। अच्छा, एफ भी है। ई है जिसमें लड़कियां हैं और लड़के हैं, और एफ है लड़कियां हैं और लड़के हैं। थोड़ा बना लेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। अब आप देखो कैसे इसको कवर करेंगे, कैसे हम लोग वैल्यू करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लड़कियां और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:3 है, अर्थात अनुपाती जोड़ 9 है। 9, यहाँ पे टोटल संख्या 72 है, जिसे अगर जोड़ देखे तो यहाँ पर 72 है। तो 9 अठे 72, अर्थात लड़कियां हो गई 48, 8 छंग 48 और 8 तिरिक 24। ये देखिए बनता जाएगा। इसी प्रकार से अनुपाती जोड़ देखो 11 है, और टोटल संख्या 66 है। 11 छके 66, तो 6 चौके 24 और 6 सते 42। ऐसे हम बनाते जा रहे हैं, ध्यान से देखी जाइएगा। 5 4 भैया कितना होता है, 9, और टोटल संख्या 54, तो 9 छंग 54, तो 6 6 के हिसाब से चलेंगे, 6 पंचे 30, 6 चौके 24। फिर आगे बढ़ता हूं, 5 4 पर फिर से 9 ही है, और टोटल संख्या 81 है, तो 9 9 81 होता है। तो 9 9 81 होता है, तो 9 चौके 36 होता है, 9 पचे 45 होता है। इसके बाद देखो 8 7 15 है, और यहाँ 75 है, तो 15 पचे 75 होता है। तो 5 सत्ते देखो ये 35 है, और 5 सत्ते क्या, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40 है। फिर देखिए 4 2 6 होता है, संख्या 48 है, 6 अठे 48 है, तो 8 चौके 32 है, और 8 दूना 16 है। इस तरह से हमने लड़के और लड़कियों की संख्या उठा के लिख डाली सबकी। अब लिख डालने से हमारे पास देखो फायदा क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया। अब हम चलते हैं जैसे प्रश्न पर, अपना जो हमको दिया गया है इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसमें जैसे हमसे कहा है, मैं आपको वहां कर ही दिया हूं, और मैंने ऑलरेडी भी कर लिया है। जैसे देखिए, जिससे आपको बताने में आसानी हो, डी ई और एफ, डी ई एफ में लड़कियों की कुल संख्या क्या है। तो देखो डी है, ई है, एफ है, इसमें लड़कियों की कुल संख्या क्या है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। मैंने जब इसको हल किया था, मैंने भी हल करके रखा हुआ है, जिससे कि समस्या ना हो। वहां टेबल पर मैंने हल करना सिखा दिया था आपको। हल किया है तो देखो ये आया है यहाँ पर। अगर यहाँ पे लड़कियों की बात किया जाए डी ई एफ में, तो 36 है,
35 है और 32 है। अब देख लीजिएगा 36, 35 और 32 है। अगर आप जोड़ दीजिए इसको तो 36, 30, 30, 90, 90, 30, 120, 120, 101, 102, 103 होगा। तो लड़कियों की संख्या इसमें कोई नहीं है। सारे ऑप्शन हटा दीजिए। लड़कियों की संख्या 103 है जो कि किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रही है। तो मैंने भी कैलकुलेट करके जैसे आपको कराया ऐसे मैंने भी करा है, जिससे कि यहाँ पे बताने में आपको समय ना लगे। तो यहाँ पर 36, 35 और 32 अर्थात 103 लड़कियां होनी चाहिए, जो है ही नहीं। हटा दीजिए। वो टेबल जरूर मैं फिर से ओपन कर दूंगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि उसका एक प्रभाव बना रहे, कॉपी में रहे आपके पास और कभी भी कोई दिक्कत ना पाए। देखिए इसमें प्रभाग बी की बात करा जाए, ये है में लड़कियों की संख्या। देखो प्रभाग बी में लड़कियों की संख्या, प्रभाग बी में लड़कियों की संख्या, प्रभाग ई में लड़कों की संख्या का क्रमशः अनुपात बता दें। तो प्रभाग ई में लड़कियां और प्रभाग ई में बी में लड़कियां और प्रभाग ए में लड़के। तो यहां पर लड़कियां हैं 24 और लड़के यहां पर हैं 40। तो अनुपात अगर करेंगे तो 8 तिरिक 24 होता, 8 पंचे 40 अर्थात 3:5 है। इसका अगला प्रश्न आप ध्यान से देखो क्या है। इसका अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। किस विभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है? मैंने जब चेक किया तो लड़के कुछ ऐसे आ रहे थे। लड़के यहां पर आए थे 24, यहां पर 42 थे, यहां पर 24 थे, यहां पर 45 थे, यहां 40 थे और यहां 16 थे। तो भैया सबसे ज्यादा 45 यहां पर डी विभाग में है। डी प्रभाग में लड़के सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना कि यहाँ पर बस केवल 4 को फाइन करना था। अगर मान लीजिए आप वैसे फाइन नहीं करना चाहते सबको, तो केवल 4 को फाइन करिएगा। तो डी प्रभाग में लड़के 45 हैं और सर्वाधिक हैं। हमें मतलब ए बी सी डी को ही कंपेयर करना था, आपको ई एफ की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह के प्रश्नों में चारों ऑप्शन पर ही आप डिपेंडेंट रहा करिए। 11 नंबर देखिए क्या बोला है। प्रभाग बी और सी में मिलाकर लड़कियां, देखिए बी और सी में वो भी क्या लड़कियां। प्रभाग बी और सी की बात हम लोग करें तो बी है सी है, लड़कियां ये दोनों हैं। प्रभाग बी और सी में अगर हम बात करें लड़कियों की तो 24 प्लस 30 है, 24 प्लस 30 है अर्थात 54 है। अब आगे कह रहा है कि लड़कियों इन्हीं प्रभागों में लड़कों की संख्या, इन्हीं प्रभागों में लड़कों की संख्या 7 और 4 के बिहाफ पर मैंने देखा तो 42 और 24 है, 42 और 24 है। तो जोड़ दिया तो 66 है। तो भैया अनुपात होगा 54 और 66, 6 9 54, 6 11 66, 9:11 है। 9 अनुपात क्या है 11 है। इस प्रश्न का उत्तर आप 9:11 बता सकते हैं, जो कि आपको दिया है पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा, 9:11 होगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। एक और है इसमें 12 नंबर। आइए 12वां लास्ट देखा जाए इसका। कहा है कि प्रभाग ए के लड़कों की संख्या, प्रभाग ए में चलते हैं, लड़के ए हैं और इसकी संख्या यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रभाग ए में लड़के हैं 24। उसी प्रभाग के कुल विद्यार्थी, उस प्रभाग में कुल विद्यार्थी भैया कितने हैं 72 हैं। कितना प्रतिशत है बताइए। तो 24 गुणे 100 बटा 72 कर दो। 24 तिया 72, 100/3 है, लगभग 33। देखो लगभग लिखा है तो लगभग 33% के हैं। भाई लड़के 24 हैं, टोटल यहाँ पर क्या है मैंने आपको बताया लड़के 24 हैं। तो हम लोग ऐसे भी बता सकते थे, वो भी ऐसे भी देख के करा सकता था, जैसे 6 3 9 है, 3 गुणे 100 मतलब 1/3 वैसे भी हो रहा था। तो 33% के बराबर है और इस प्रश्न का आपने हल कर दिया। यहाँ पर इस प्रश्न का हल राइट सोल्यूशन आपके सामने है। और अब हो गया ये हमारा 12 नंबर। अब आइए हम पहुंचते हैं 13 नंबर पर। आइए 13 नंबर पढ़ा जाए। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3% दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। ठीक, चलो पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, इसका 33 सही 1/3% इसके 50% के बराबर है। तो 33 सही 1/3 1/3 ही होता है और 50 1/2 होता है। तो मैं लिखूंगा, हम यहां पर क्या लिखेंगे बताइए, a गुणे 1/3 बराबर b गुणे 1/2। अर्थात अगर इसको इधर लाएंगे तो a अनुपात b 3:2 हो जाएगा। इसको आप इधर लाओगे तो इसको भी इधर ले जाना पड़ेगा, a अनुपात b 3:2 हो जाएगा। अब पढ़िए क्या दिया है। यदि दूसरा आदमी 1500 पेंच बनाता है तो दूसरे आदमी का अनुपाती भाग 2 है, 2 बराबर 1500 कर दो। तो पहला आदमी का उत्पादन कितना है जिसका मान 3 है, 2 से भाग करिए 750 होगा। 0 3 5 15, 3 7 21 22। क्या सही है 22? हाँ।
बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। अनुपात निकाला, अनुपात को निकालने के बाद हमने यहां पर क्या किया कि पहले आदमी के उत्पादन का मान निकाल दिया है। तो पहला यहां पर हमारे पास बी ऑप्शन 2250। आइए देखिए, एक प्रश्न बहुत अच्छा हमारे सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। कह रहा है इसका उत्तर बताओ, कितने लोग को आ जाएगा। के किस मान के लिए दो समीकरणों, एक समीकरण है के एक्स प्लस वाई बराबर 2, दूसरा है एक्स प्लस के वाई बराबर 1 का कोई अद्वितीय हल नहीं है। के किस मान के लिए कोई अद्वितीय हल नहीं है। तो अद्वितीय हल होता कब है, अगर आप इसको अगर आप इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखते हैं, तो अद्वितीय हल मतलब यूनिक सोल्यूशन का जो मेथड होता है, यूनिक सोल्यूशन के लिए लिखा जाता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो हम भी यही करें, लिखें k अपान 1, यहाँ पे 1 है, इज नॉट इक्वल टू 1 अपान क्या k। तो k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, सो k इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, k इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। एक और अच्छा प्रश्न, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग रिएक्टिव होइए इस प्रश्न को देख करके। प्रश्न पढ़िए थोड़ा सा मन लगा के। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न और उसके बाद तीन कथनों में जानकारी दी गई है। आपके प्रश्न के कथनों का अध्ययन करके आपको प्रश्न के कथनों का अध्ययन करके यह तय करना है कि किस कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। चलिए, एक बढ़िया थ्योरी आई आपके सामने। वस्तु की लागत कीमत क्या है। लागत कीमत मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब पूरी, या आप ऐसे कह सकते हैं अगर दुकानदार है तो उसने खरीद कितने में सामान को लिया है। कथन कुछ दिए गए, इन कथनों को पढ़िए थोड़ा सा कूट की तरह। वस्तु का अंकित कीमत अगर 150 रुपए है, ठीक, चलिए एक जानकारी हमको पता चल गया। लागत निकालने के लिए हमें अंकित मूल्य वैल्यू करता है। 8% का डिस्काउंट पर 8% के डिस्काउंट पर वस्तु बेचने पर 20% का लाभ अर्जित हुआ। मतलब अगर 150 रुपए की कीमत है, 8% के डिस्काउंट पर बेचूं तो 20% का फायदा हो, तो क्या हम इससे लागत कीमत नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो लाभ 30%। ये तो एडिशनल हो गया, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये एडिशनल है लागत कीमत निकालने के लिए। अगर हमें प्रिंटेड प्राइस पता है तो यह सेकंड स्टेटमेंट हमारा सपोर्ट कर रहा है, थर्ड नहीं। तो तीनों में से कोई दो। अब ऐसे नहीं होता तो तीनों हो सकता था, होने को तो तीनों हो सकता था, बट अगर देखा जाए तो केवल एक और दो हमारे लिए पर्याप्त है इस प्रश्न की लागत कीमत को, इस कथन को निर्धारित करने के लिए। तो निर्धारित करने के लिए आपने देखा कि क्या हो गया, एक और दो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मतलब अंकित कीमत अगर 150 है, 8% के डिस्काउंट पर वस्तु बेचने पर 20% का फायदा होता है, तो तीसरे में हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहले और दूसरे को ही हम लोग अपना उत्तर यहाँ पर कहां से अचीव कर लेंगे, बी ऑप्शन से ले लेंगे। राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है बताइए। यहां पर अगर हम 16वें की बात करें तो लिखा है 0.09, ठीक, अर्थात वर्गमूल। क्यूब रूट भी है 0.064, ठीक है। 0.5 है और 3/5 है। 3/5 थोड़ा सा इनका वर्किंग इनकी वर्किंग किया जाए और इनकी वैल्यू फाइंड की जाए। अर्थात 9 का वर्गमूल निकालें तो 3 आता है, और दशमलव 2 स्थानों पर होता है तो एक स्थान पर दशमलव लगाया जाता है। घनमूल निकालेंगे तो 64 का 4 होगा, क्योंकि 4 का घन 64 होता है। 3 है तो एक अंक पे दशमलव लगेगा। ये तो ऑलरेडी 0.5 था और ये 0.6 होगा, तो सबसे बड़ा 0.6 है जो कि 3/5 से फोकस्ड है। तो डी ऑप्शन को इस प्रश्न का हम बिना सोचे विचारे उत्तर बता देंगे। आपने भी बताया, कुछ लोग 0.5 भी बता रहे, नहीं बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। 16वें का राइट सोल्यूशन आप क्या बना दो, डी ऑप्शन 3/5 0.6 करेक्ट आंसर होगा। इसको बताइए क्या होता है। मैंने सांख्यिकी पढ़ाते समय यूट्यूब पर भी मैंने पढ़ाया है सांख्यिकी, आपने देखा होगा। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी पढ़ाता हूं तो सांख्यिकी बेसिकली हम मैथ्स में पढ़ाते हैं आपको, लेकिन मैं बार बार बताता हूं कि सांख्यिकी एक विज्ञान है। मतलब स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, ब्रांच ऑफ अ साइंस यूज्ड टू कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, पैसे देखिए, कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द बल्क अमाउंट ऑफ द डेटा। किसी एक बड़े संग्रह को कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना, रिप्रेजेंट करना, उसका विश्लेषण करना और एक निष्कर्ष तक जाने का एक माध्यम है।
और बेसिकली यह कला नहीं है, विज्ञान भी अकेले नहीं है, कला तथा, अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर निर्धारित करें तो हम साफ साफ कह सकते हैं कला तथा विज्ञान दोनों है। मतलब इसको देखिए, हम इसको गणित नहीं कहते हैं, केवल कला केवल विज्ञान भी मत बोलिए, इट्स अ ब्रांच ऑफ अ साइंस। तो हमने कला तो शब्द नहीं लिखा, लेकिन कहेंगे कला भी है और विज्ञान भी है, इट्स एन आर्ट, या आर्ट भी है और यह एक साइंस है, यह ब्रांच ऑफ साइंस है। तो फिलहाल इसको साइंस का पार्ट माना करिए, आर्ट का पार्ट माना करिए। तो आप लोग इसका सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन लगाइएगा। आइए अगले प्रश्न की बात किया जाए। निम्नलिखित प्रेक्षणों का परास, अंग्रेजी में कहते हैं रेंज, चतुर्थक बिलियन, इसको कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी, क्वार्टाइल डेविएशन, इसको बेसिकली इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब आपको मैं बता दूं, जैसे हम लोग मीडियन फाइन करते हैं, तो मीडियन में क्या करते हैं कि हमारे पास एक डेटा होता है जिसका एक स्टार्ट होता है, जिसका एक एंड होता है। जब भी मैं कभी मीडियन की बात करता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जिसका एक स्टार्ट होता है, जिसका एक एंड होता है, तो उस समय जो मिड वैल्यू होती है, क्योंकि इनिशियल से एंड तक लिखा जाए, वही मीडियन अर्थात माध्यिका होती है। अगर हम इस समूह को 3 टुकड़ों में ऐसे बांट दें, तो 3 मतलब पॉइंट पे बांट दें, तो यह Q1 होगा, यह Q2 होगा और यह Q3 होगा। यह लोअर क्वार्टाइल है, यह अपर क्वार्टाइल है और यह खुद मीडियन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्यूडी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो भी इसलिए पूछा है, चतुर्थक विचलन, वह होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। जैसे हम मीडियन फाइन करते हैं, मीडियन के लिए लिखते हैं n+1 अपॉन टूथ वैल्यू। उसी तरह से अगर आपसे Q1 कोई पूछेगा तो आप कहेंगे सर n+1 डिवाइड बाई फोर्थ वैल्यू, 4 टुकड़ों में बांटा जाता है। ऐसे अगर कोई Q3 पूछेगा, हम कहेंगे थ्राइस n+1 डिवाइड बाई फोर्थ वैल्यू। मतलब इस तरह से हम फाइन करते हैं। अगर वही ट्वाइस n+1 डिवाइड बाई फोर्थ कर दें, तो वही सेम टू सेम आपका क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। इसमें देखिए, इस आंकड़े को अगर हमें पढ़ना है तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए बहुत आसान है, बहुत बेसिक से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली कोशिश आप करो कि आप इसको ग्रुप में कर दो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, प्रोसेस करना बहुत इजी हो जाएगा। 20 लिया, ठीक है, 25 लिया, लिखते जाइए, 20 लिया, 25 लिया, इसके बाद देखिए 20-25 के बाद किसका नंबर है, 29 लिया, 30 लिया, 29 लिया, 30 लिया, इसके बाद हमने 35 को लिया, 35 लिया, 39 लिया, 39 लिया, फिर हम 41 ले सकते हैं, हम 48 ले सकते हैं, 41 48, फिर 51 लिया, 51 60, 51 60 और फाइनली 70। अब आप समझिए, रेंज जो होता है, परास जिसको आप कहते हैं, ए हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का मतलब सबसे बड़ा 70 है, सबसे छोटा 20 है, तो रेंज हो जाएगा 70 माइनस 20 अर्थात 50। अब देखो पहला तो परास हमको क्लियर हो गया, 50 यहां पर है, यहां पर है, दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। इन दोनों में भी टैली करना है कि इनमें से हमारा उत्तर कौन होना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए, बहुत आराम से आप बता लेंगे। जैसे हमको जो चाहिए वो चाहिए चतुर्थक विचलन, जो कि हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकाला जाएगा, मैंने फार्मूला बताया, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो भैया Q1 पहले निकालें। Q1 होगा n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू, n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 n है, n+1 12/4 मतलब थर्ड वैल्यू। तो एक तरह से Q1 आपका हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा, 29। फिर हम करेंगे Q3, Q3 मतलब थ्राइस n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू। तो मतलब एक तरह से आप कह दो कि 3 गुणे, अब 3 मतलब नाइन्थ वैल्यू, नौवीं वैल्यू देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 51, कितना हो गया नाइन्थ वैल्यू Q3, 51। अब मैंने कहा कि आपको इसको निकालना है, जो हम इंटर क्वार्टाइल रेंज, हम लिखेंगे 51 माइनस 29/2। 51 माइनस 29 करेंगे, 11 से 9 2 और 4 से 2 2/2 कर दीजिए, तो आ जाएगा 11। तो हमारे सामने वैल्यू हो गई 50 रेंज और 11 हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि 50 और 11 पहले ऑप्शन में आपके सामने है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। मैंने कुछ बातें बताई, पहली चीज रेंज बताया, रेंज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो कंफर्म था 50 है। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो कि चतुर्थक विचलन है, मैंने कहा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अब Q3 और Q1 को कैसे निकाला जाएगा, Q1 मतलब n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू, लेकिन सबसे पहले आप ग्रुप कर लेना, सबसे पहले ग्रुप कर लेना, तभी उत्तर होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू, मतलब
n कितना है 11, 11 प्लस 1/4 मतलब थर्ड वैल्यू, तीसरी वैल्यू 29 हो गई। थ्राइस n प्लस 1 अपॉन फोर्थ वैल्यू, नौवीं वैल्यू हो गई 51। Q3 माइनस Q1 घटाएं तो 22/2 करें तो 11। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप सभी लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से करने की आवश्यकता है ऐसे प्रश्नों की, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का एक प्रश्न और है जो बेसिकली मीडियन पर चतुर्थक विचलन पढ़ाया है। इस चीज को आपकी बैच में भी बताया होगा जब हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया है। अब देख लो, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। आरोही क्रम व्यवस्थित प्रेक्षणों मतलब ऑलरेडी डेटा गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर, ये बढ़ते क्रम में डेटा दिया है। बढ़ते क्रम में डेटा दिया है। अब आप ध्यान से देखो कैसे करना है। इस समय स्थिति क्या है? इस समय स्थिति क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। इसकी माध्यिका 17 है, तो कुल डेटा n आपके क्या है? 10 है। n क्या भैया? 10 है। तो माध्यिका जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी बताइए? माध्यिका हो जाएगी n बाई टूथ वैल्यू मतलब 10/2 टूथ वैल्यू प्लस n बाई मतलब 10/2 प्लस वनथ वैल्यू, अर्थात अगर कहो बटा 2 मतलब फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो पांचवी छठी वैल्यू बटा 2 कर दीजिए। पांचवी वैल्यू प्लस छठी वैल्यू डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, तो यही होता ही है। हम लिखेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 बराबर दिया है 17। तो 2x प्लस 4 बटा 2 बराबर 17। तो 2x बराबर 34 और 34 माइनस 4 भी हो जाएगा। x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 30/2 15। कितना आ रहा है? 15। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है जो कि 15 है। करेक्ट है। देखिए, पांचवी वैल्यू x प्लस 1, छठी वैल्यू x प्लस 3, नियम पूरा लिखा, मेंशन किया। आपको भी पता था कि अगर हमारे पास n 10 है तो सम संख्या है। सम के लिए n बाई 2 फिफ्थ, n बाई 2 प्लस 1 सिक्स, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता। 2x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 बराबर 17। तो 2x प्लस 4 बराबर 34। x का मान निकालेंगे तो 15, जो कि आपको दिया है 19 के प्रश्न के कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन के तौर पर आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखिए, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए। निम्नलिखित क्रमवार बट्टे जिसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक छूट। कभी कभी किसी दुकान पे जाइए तो हमें वहां पर क्रमिक छूट ऑफर की जाती है। जैसे हमको चाहिए 50%, तो दुकानदार कहता है सर आप ले लो 20, 10, 30, 20, 50, मतलब आपको 50 का क्रमिक देने की कोशिश करेगा। फिलहाल ऐसा हम लोग की जनरल व्यवहारिक लाइफ में नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि यह एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब सुनिए, ये हमारे पास कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी? अच्छा आप बताइए, अगर ग्राहक हैं तो आप क्या चाहते हैं? हम अगर ग्राहक हैं तो हम तो चाहते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। क्या चाहते हैं? मैक्सिमम डिस्काउंट। तो पहली चीज तो आप सबको जोड़कर देखिए, जैसे 30, 20, 50, 10, 60, अगर जोड़ा तो 60 है। 25, 15, 40, 20, 60, 60 है, ज्यादा मिल रहा है, दिख रहा है। 20, 10, 30, 10, 40, 15, अरे इसको छोड़ो यार। 25, 15, 40 ये भी छोड़िए, तो दो ऑप्शन तो पहले खत्म हो गए। अब इन दो ऑप्शन में डाउट हमको बन रहा है, इनमें से किसको लें? जब आपके पास दो ऐसी छूटें हों जिनका योग जिनका योग आपका क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप किस छूट को जो है बेस्ट छूट मानेंगे ग्राहक के दृष्टिकोण से? ग्राहक के दृष्टिकोण से कौन सी छूट आपकी उचित होगी? इसको ध्यान से देखिए और आप लोग यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को करने की कोशिश करिए जिससे कि कभी भी यह तरह का प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। तो समझिए कौन बता रहा है पहला। अच्छा, इसमें क्या करना होता है कि अगर आप जैसे सक्सेसिव को इक्वली इक्विवेलेंट करना चाहते हैं, मतलब सिंगल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंगल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए 30, 20, 50, 50 में से 6 निकाले तो यार 44, फिर 44, 10, 54, 54 में से फिर 0.4 निकालेंगे तो 49.6, इसकी तरफ गए 20, 25, 45, 45 में से 5 निकालेंगे तो आपका 40 हो गया। 20, 25, 45 होता है, 45 में से 5 निकाले 40, 40, 15, 55, 55 में से फिर आपका जो है, मतलब एक तरह से ऐसे में फंस जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम डिफरेंस देखते हैं, जिसमें डिफरेंस सर्वाधिक होगा, जिसमें डिफरेंस सर्वाधिक होगा वही छूट क्या होगी? ग्राहक के दृष्टिकोण से उचित होगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे रहा है, मेरी बात को सुनिएगा यहीं से कंफर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे रहा है 40% और 10%, कोई दे रहा है आपको 30%
30% और 20%। आप बताइए डिस्काउंट 1 है, डिस्काउंट 2 है, आप किसको प्रेफर करेंगे? मैंने कहा पहले देख लेते हैं सर बना के, तो मैं बनाने की कोशिश कराता हूं। आप कहोगे सर 40 प्लस 10 माइनस 40 गुणे 10 बटा 100, एक ही बनाते हैं ना। 50 में से क्या निकलेगा? 4 निकाल दिया तो कितना हो जाएगा? 46। चलो 46 हो गया। 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणे 20 बटा 100, तो 50 में से अब की बार 6 निकलेगा, ये होगा 44। अब सोचो कौन सी लेंगे आप, 46 लेंगे कि 44 लेंगे? आप कहोगे अरे सर हमको 46 वाला दीजिए। जिसमें छूट का अंतर ज्यादा हो, जैसे इसमें अंतर देखो 30 का है, इसमें अंतर 10 का है, वही छूट ग्राहक के दृष्टिकोण से उपयुक्त होगी। अब अगर इसके छूट की बात किया जाए 10 और 10 का अंतर 0, 25 और 20 का अंतर 5 और 5 और 15 का अंतर 10, तो आपको बी छूट को लेना चाहिए। बी छूट को लेना चाहिए भाई। तो बी छूट यहां पर उपयुक्त होगी। इस कंडीशन में ग्राहक के दृष्टिकोण से बेहतर मानी जाएगी। मतलब क्योंकि इसमें छूटों का अंतर ज्यादा है, यहां पे छूटों का अंतर ज्यादा नहीं है, तो आपको इसलिए इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दो तो हमारे ऐसे ही खत्म हो चुके थे। अब मेरे पास ए और बी में अगर ऑप्शन था, तो हमने देख चेक किया दोनों 60-60 के बराबर हैं, तो डिफरेंस देखा 10-10-10 का 0, तो अभी यहां पर हमने देखा तो 5-5-15 का 10, तो ज्यादा अंतर किसमें है? इसमें है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ग्राहक के दृष्टिकोण से बेस्ट छूट, ठीक है, अच्छी छूट। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 20वें का आपका क्या हो गया? बी हो गया। मैंने इस तरह से आपको डिफाइन करके इसको बताया। आगे मैं बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पर आता हूं। 20 के बाद 21 नंबर पर आ जाइए। एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने है। क्या है? एक बॉक्स में 1 रुपए के, 2 रुपए के और 10 रुपए के, देखो 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के जो सिक्के हैं, 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 1560 है। मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर कभी सिक्के हैं, अगर कभी सिक्के हैं और उनकी संख्या में अनुपात दिया है, तो हमेशा उनका मूल्य दिया जाएगा। और अगर मूल्यों का अनुपात दिया है, तो हमेशा उनकी संख्या दी जाएगी। पलटकर प्रोसेस होता है। ठीक। अब जैसे यहां पर इसने कहा सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, तो संख्या में अगर अनुपात समान है, क्योंकि सभी मूल्य वर्गों की संख्या जो है समान है, तो मूल्य कितना है? देखिए 1560। तो आपको क्या करना चाहिए? इसको मूल्यों का अनुपात बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मूल्य पता है, जबकि यह अनुपात संख्या का है। संख्या के अनुपात से अगर मूल्य का अनुपात निकालना चाहते हैं, तो बड़ा आसान होता है। 1 होगा, 2 होगा और 20 होगा, 10 होगा। 1, 2 और 10 जोड़ दिया तो 2 1 3 10 13, 13 बराबर 1560 हो गया। 13 बराबर क्या हो गया? 1560 हो गया। और 1 बराबर 120 हो जाएगा। हो जाएगा। इसने पूछा 10 बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य क्या है? तो मूल्य का अनुपातिक भाग क्या हो जाएगा? देखिए 10 है, तो 10 को गुणा कर दीजिए, 1200 रुपए है। 1200 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। आपने देखा, हमें संख्या का अनुपात कहा था, समान है, तो मैंने 1 1 1 कर दिया। मूल्यों को ऐसे कन्वर्ट किया क्योंकि ये मूल्य दिया गया था। अनुपाती पदों को जोड़कर इसके कंपैरिजन में लाया। 13 बराबर 1560 है, 1 बराबर 120 होगा और 10 बराबर, क्योंकि बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है? कितना नहीं, कितना, कितना, तो 10 बराबर 1200 रुपए हो जाएगा। राइट सॉल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आ रहा है सही? ठीक है। ए हो गया 21 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, 22 पर आते हैं। आइए, एक समबाहु त्रिभुज की बात करिए। किसकी? एक समबाहु त्रिभुज की। समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर। आपको किसी त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र मतलब एक वृत्त होगा जो अंदर स्थित होगा, परिकेंद्र मतलब एक वृत्त होगा जो अंदर बाहर स्थित होगा, और लंब केंद्र, लंब केंद्र और इसमें केंद्रक, ये तीन चीजें हो। देखो देखो, वृत्त में एक रेखा जो दो बराबर भागों में विभाजित करती है, माध्यिका कहलाती है। माध्यिकाओं का जो सेंटर होता है उसे केंद्रक कहते हैं। एक रेखा होती है जो समकोण बनाती है, समकोण को विभाजित करने वाला, इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट जो होता है, लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है। एक अंतःवृत्त बनता है, उसका केंद्र जो है अंतः केंद्र कहलाता है। एक परिकेंद्र बनता है, जिसका केंद्र, एक परिवृत्त बनता है जिसका केंद्र परिवृत्त कहलाता है। अब यहां पर क्या है कि हमको क्या करना था कि जैसे कभी अगर यह समबाहु हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समबाहु में जो केंद्रक होगा वही लंब केंद्र होगा, क्योंकि जो माध्यिका होगी वही लंब होगी, जो अंतः केंद्र होगा वही परिकेंद्र होगा। तो मेरे कहने का सेंस है कि अगर वह त्रिभुज समबाहु है, तो
अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र सभी संपाती होते हैं, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले होते हैं। तो आपको यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सभी का सेम होगा, संरेख नहीं होंगे, एक वृत्ति नहीं हो, समझ संपाती होते हैं, सब के सब एक ही पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट है संपाती होना, बी ऑप्शन 22वें का राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का उत्तर आया है। आइए अगला प्रश्न है, क्या है? जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट करना। जैसे कोई एक व्यक्ति है, काम कर रहा है, उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को लाके शामिल कर दिया, जिसकी वजह से औसत में कुछ वृद्धि या कमी हो जाती है। अब जैसे इसने कहा कि एक व्यक्ति था, एक समूह था, समूह में 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति था, इनको हटाया गया, इनकी जगह एक अन्य को शामिल किया गया। शामिल करने से होगा क्या? देखिए, यहां पर व्यक्तियों की संख्या 25 है। इसने बोला है कि 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया, तो 25 व्यक्तियों का औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अर्थात जो आया वो ज्यादा भार का रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि 60 गया है, ज्यादा आया है होगा, तभी तो औसत में 1 की वृद्धि हुई है। ट्रेडिशनली करेंगे तो फंसेंगे फालतू में, हम कुछ ट्रेडिशनली नहीं कराते हैं, सीधा सीधा इसका प्रोसेस बताते। ऐसी कंडीशन में जो गया प्लस जितनी वृद्धि है 1 गुणे संख्या कर दें 25, तो 60 प्लस 25 होगा, अर्थात 85 किलोग्राम के भार का व्यक्ति शामिल किया जाएगा, तब जाकर के यह सही उत्तर आपके सामने। डी ऑप्शन 86 नहीं 85। संरेख मतलब एक रेखा में होना, नेहा जी उसमें था संरेख होना मतलब एक रेखा में होना, एक रेखा में तो नहीं हो सकते ना, एक रेखा हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन पे नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना कोलिनियर हो जाना, एक रेखा में हो जाना। कौन से प्रश्न पर पहुंचे? 24। आइए 24 नंबर देखा जाए। बताइए, आपके सामने एक प्रश्न है। इस वृत्तारेख द्वारा किसी देश में प्रति रुपए 1000 करोड़ का विभिन्न सेक्टरों में आवंटन को दर्शाया गया है। कृषि सेक्टर पर व्यय रुपए हमको बताना, मतलब टोटल जो आपका आवंटन है वो 1000 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है। कृषि कृषि कहां पर है? ये 72 डिग्री। अब इसका मान हमको बताना है। अब आप ऐसे देख लो कि टोटल क्या होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री भैया कितना है? 1000 है। हमको किसका बताना है? 72 डिग्री का। तो चलिए बताते हैं। 72, अब देखो 36 धाम में होता है, 36 दूना होता है। 10 खत्म कर देगा 100, 100 को 2 से गुणा कर दिए 200 करोड़। 200 करोड़ 1000 में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कृषि में आवंटित किया जाएगा। तो 24वें का राइट सोल्यूशन क्या हो गया? 200 करोड़। डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने है, बोर्ड पर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न पर पहुंच रहा हूं, इस प्रश्न को देख लीजिए, कवर कर लीजिए, खत्म हो जाए। एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी। क्या खरीदी? नारंगी, जिसमें 13% नारंगी सड़ गई। 13% तो सड़ गई हैं। बची हुई नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद भी उस औरत के पास 261 नारंगी बच गई है। उसके द्वारा खरीदी गई नारंगियों की संख्या बताओ। देखो, अगर प्रतिशत के हिसाब से चले तो हम कह दें कि हमारे पास इतनी थी, 13% यार खत्म हो गई है, जाने दीजिए इनको। बचेगा कितना? 87। ये बची है, ये बची है। इसमें से भी 75% बांट दिया तो 25% बच गया, यही बची है। ये बची अगर संबंधित देखा जाए तो इससे है और इससे है, और यही टोटल है। यही क्या है? टोटल है। चाहे भिन्न पे लेके चलिए, चाहे प्रतिशत पर लेकर चलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही बची है जो कि 1/4 है। एक किसका है? 87/100 का। और एक किसका है? टोटल का, लेकिन संख्या है 261। समझ गए होंगे मेरी बात को? मैं फिर से समझाता हूं। 100 इतनी थी, 13 खराब, 87 बची। 87 में 75 बटी, 25 बची। ये 25 इसका है, फिर ये इसका है, टोटल 261 है। थोड़ा हल करके टोटल निकालिए, कुछ जा रहा है? हाँ, 3 बार जा रहा होगा मेरे हिसाब से। 3 7 21, 3 8 24, 2 26 करेक्ट है। ये देखो 400 गुणे 3 कर दीजिए, टोटल कितना होगा? 1200 आ रहा है। 1200 कहाँ है? सी ऑप्शन 1200, सी ऑप्शन करेक्ट है, सही उत्तर है। आप लोग जाइए, अब मस्ती से खाना पीना खाइए, आराम करिए, और अगली सुबह फिर उठिए, फिर झंझावातों में लग जाइए, पढ़ने लिखने की कोशिश करिए। सुबह की क्लासेस से फिर से एक बार जो है अपना सब कुछ स्टार्ट करिए। मैं सुबह के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सुबह गौरव सर का स्टैटिक जीके सुबह के 8 बजे प्रारंभ होगा। सभी लोग लाइव रहिएगा एक महत्वपूर्ण सेशन के लिए। अंतिम बार फिर से मैं कहूंगा, आज का सेशन कैसा लगा? क्या फीडबैक है? क्या आप अनुभव कर रहे हैं? क्या आपको और जरूरत है? सब कुछ आप हमें
कमेंट के माध्यम से वीडियो के नीचे प्रेषित करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करा करिए, ठीक है? जिससे कि हम सब लोग एक रीच में पहुँचे और अच्छे से इस सेशन का टोटल हम लोग यहाँ पर बाइंड अप करें, अच्छे से लेके चले। बाइंड अप का सेंस होता है कि जो इस कमिटमेंट को हमने फॉलो अप किया है, सोचा है, वो कमिटमेंट आप तक हम पूरी तरह से पहुँचा सकें। तो आज के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार आप सभी को, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल के सेशन में। कल के सेशन का मतलब जो अगला जो पैटर्न है, जिस सीक्वेंस में हमने बात करी है, उस सीक्वेंस पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।